हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी एसएसटी की क्लासें चल रही हैं और एनसीईआरटी सीरीज़ यानी एनसीईआरटी की हम बुकों को पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास 8 की बुक हम पढ़ रहे हैं और आज का आपका चैप्टर 3 है। तो डेली आपको क्लासें मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और जल्द से ही हम हिस्ट्री भी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों ही बुक हमने कंप्लीट कर ली है और 7th की आपकी ज्योग्राफी हो चुकी है, 8th की भी ये कंप्लीट होने के कगार पर है। तो चलो शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से सीटेट के एग्जाम में, एसएसटी में आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कृषि से संबंधित कृषि के प्रकार हैं इसमें और कौन कौन सी कृषि है, कहाँ किस क्षेत्र में कितनी कृषि उत्पादन है, इस समय ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसमें ये जो कहानी का रूप दिया होता है इसे सबसे पहले हम देखते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी देखो, ये जो एनसीईआरटी बुकें होती हैं ये बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती हैं, तो इसीलिए सीधा सीधा मैं आपको बुक ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, वन लाइनर आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, आपको अगर आपके पास है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाए हैं तो वन लाइनर की अपेक्षा आप इन्हें इसी तरीके से अवश्य पढ़ें। तो इसमें खेती के बारे में बताया गया है, बच्चों को ये सिखाया गया है कि यानी जो अनाज है, जो गेहूँ है, तो उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि देखो, कृषि की बात करते हैं तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो देखो, प्रश्न आपके प्रत्येक लाइन से बनते हैं और आपके पूछे भी जाते हैं कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो आपके 50% लोग, और भारत में, तो भारत में 2/3 जनसंख्या। अब बात करते हैं शब्दोत्पत्ति की। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। अनुकूलन, स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी ये सारी चीज़ें जब भी हम कृषि करेंगे तो अनुकूलन होना चाहिए, यानी मौसम है तो, और जलवायु है तो, यानी अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ी इलाकों में कृषि हमारी नहीं होगी जहाँ पत्थर है। ठीक है, और यानी प्रत्येक चीज़ की हमें अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए। मृदा मृदा भी हमारी उपजाऊ होनी चाहिए। जलवायु भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, किस जलवायु में किस तरीके की कृषि की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और सिर्फ हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, उन्हीं लाइनों को देखेंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये देखो, कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, ये कृषिगत भूमि का विश्व वितरण है और ये आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपका जो कृषि होती है। आगे बढ़ेंगे हम। क्या आप जानते हैं, और ये कृषि से संबंधित कुछ आपके कल्चर हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे आपका है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यानी मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, जिसे खेती भी कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर का अर्थ ही आपका कृषि है। ठीक है, फिर है आपका सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का अर्थ है आपका रेशम उत्पादन से, यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ये कृषक की आय के पूरक को ही आवश्यकता है। यानी ये आपका क्या है, सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर ये आपका मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर ये द्राक्षा कृषि, द्राक्षा का अर्थ होता है अंगूर और द्राक्षा, ठीक है, और ये हमारे आयुर्वेद में कहते हैं द्राक्षा अंगूरों को। हार्टिकल्चर ये उद्यान कृषि है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। यानी हार्टिकल्चर में आप सब्जी, फूल, फल, ये सारी चीज़ें
आपकी आती हैं और ये कल्चर आपके पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अवश्य देखें, अवश्य नोट करें। अब बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। ठीक है, यानी इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या है? इसमें बीज है आपका, उर्वरक है, मशीनरी है और श्रमिक है। जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं, यानी ये सारी क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अब देखो, ये निवेश है, तो जैसे मशीनरी में आपका क्या है, ट्रैक्टर आ जाता है। और प्रक्रम, निर्गत, और फसल आपकी कब उगाई जाती है? रसायन है, बीज है, जुताई, बुआई, छिड़काई, ये सारे कार्य किसान खुद करता है। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है। भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश है, जैसे रसायन है, मशीनरी है, श्रम है, भंडारण है। ठीक है, ये मानवीय निवेश में आते हैं। और भौतिक निवेश में आपका सूर्य प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, मृदा है, ढाल है। और प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि आपके भौतिक निवेश कौन से हैं और मानवीय निवेश कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कृषि के प्रकारों की। तो कृषि के प्रकारों में आपके विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक अलग अलग तरह से कृषि के अलग अलग तरीके आपको मिलते हैं। और कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यानी इसके मुख्य दो ही प्रकार हैं, निर्वाह और वाणिज्यिक। अब रोचक तथ्य को ये कहते हैं हम, जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब देखो, निर्वाह कृषि क्या है ये देखते हैं हम। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी कृषक है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कृषि का उत्पादन करता है। और उपज प्राप्त करने के निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो भी परिवार के लोग होते हैं वो ही श्रम करते हैं। कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब बात करते हैं, यानी इसको भी दो प्रकार में वर्णित किया गया है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। अब गहन निर्वाह क्या है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, यानी इसमें अपने जो उसके खुद के बनाए हुए, जैसे फावड़ा है, ठीक है, हल है जो लकड़ी का हल होता है, बैलों के द्वारा चलता है, या अपनी खुरपी भी बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं। और इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, श्रम ज़्यादा लगता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वर मृदा वाले खेत, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि की। तो इसमें आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, यानी जो हमारे चरवाहे होते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चलते रहते हैं, तो ये सारी कृषि इसमें शामिल होती हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिण भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता पर समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। यानी ये हमारी जो झूम कृषि की तरह आप इसको समझ सकते हो। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे झूम कृषि भी कहते हैं, कि कृषक एक जगह को साफ करता है, पहले उसमें जो भी खेती करता है तो मुख्य क्या है इसमें, मक्का है, रतालू है, आलू है, कसावा है, और फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरी भूखंड को साफ करता है और फिर वहाँ मतलब कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके ये नाम है, तो इन्हें भी आप देखें। देखो, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, आप ये देख सकते हो। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में,
मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील और लदांग मलेशिया। यानी एक स्थान पर कुछ समय के लिए ही कृषि की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान पर, ठीक है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान पर। तो इसके अलग अलग नाम है। भारत में उतनी उत्तरी पूर्वी भारत में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम झूमिंग खेती कहते हैं। फिर आपका चलवासी पशुचारण, तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो भारत में राजस्थान से बहुत से लोग, ठीक है, जो गायों को पालते हैं, ठीक है, और ऊँटों को पालते हैं। और गर्मियों के मौसम में क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो जाती है और इतना चारा भी नहीं मिलता है, घास की भी कमी हो जाती है, तो वो उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं और उत्तर भारत में अपने पशुओं को चराने के लिए लेके आते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन में बाजार विक्रय हित किए जाते हैं। यानी ये जो कृषि होती है तो इसमें यानी व्यापार के लिए, ठीक है, और विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी इसमें सिर्फ एक ही फसल होती है। बड़े बड़े आपके भूखंड होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में एक ही फसल को उगाया जाता है। अपने भारत में ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित हैं। और ये सारी चीज़ें आपको दी भी जाती हैं, ठीक है, ये कौन सी फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है, इन्हें आप नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और अब आपका बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है, तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, वन लाइनर बनाएं। और वन लाइनर आपके एग्जाम टाइम आपको इनको अवश्य पढ़ना है। अब अगर आपने अभी आपने जितना पढ़ लिया है उसका आप रिवीजन अभी से करना शुरू कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं रोपण कृषि की। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं आपकी? चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, और ये सभी क्या हैं आपकी वाणिज्यिक हैं, ठीक है, यानी व्यापार के लिए है और इसमें आमदनी होती है। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की। तो मुख्य फसलों में आपकी गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और मुख्य खाद्य फसलें हैं। ये कैसी हैं? मुख्य खाद्य फसलें हैं। और जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, ठीक है। ये आप वन लाइनर में लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चावल की बात करते हैं तो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यानी काली मिट्टी चावल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। और कपास के लिए, ठीक है, काली मिट्टी आपकी कपास के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। यानी भारत हमारा दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। यानी चावल के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलन जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। अब बात गेहूं की करते हैं। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल
यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में, यानी दोमट मृदा इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अब गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाई जाती है। और भारत में ये शीत ऋतु में उगाई जाती है और शीत ऋतु में उगाने के बाद ये आपकी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, यानी तब आप भारत में भी धूप निकलने लगती है। अब बात करते हैं मिलेट की। तो मिलेट यानी इसमें मोटे अनाज आते हैं आपके, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। यानी ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज्वार, बाजरा और रागी भारत में ही उगाए जाते हैं। अब बात मक्का की करते हैं। तो इसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात कपास की करते हैं। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, यानी कपास के लिए आपकी काली मिट्टी सर्वोत्तम है और जलोढ़ मिट्टी में भी ये उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। तो कपास आपका कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और हमारे जो भी सूती वस्त्र हैं तो ये किससे बनते हैं, ये कपास से ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं पटसन की। तो पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब बात करते हैं कॉफी की। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और ये यानी पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है इसके लिए। और ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका ब्राजील में होता है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा हरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। अब बात करते हैं चाय की। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये भी ढलान वाली जगह चाहिए आपको। और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कृषि के विकास की। तो कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि को उत्पादन के बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से होता है। और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब देखो कुछ ये फार्म हाउस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न आपके यहाँ से ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। और उसकी भूमि उर्वर है और वह कम से कम 2 फसलें सामान्य रूप से गेहूं, चावल और दालें उगाता है। ठीक है, तो यानी वो सिर्फ बैलों से खेत जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। ठीक है, प्रश्न आपके यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के भी आप एक कृषि फार्मों को देख सकते हो। ठीक है, औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत ये बड़े होते हैं। ये आपके देखो यहाँ 1.5 हेक्टेयर की बात हो रही थी और ये 250 हेक्टेयर, आप सोच सकते हो कि कितना है। और यहाँ सामान्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। और मध्य पश्चिम स्थित आयोवा में ठीक है, ये 300 हेक्टेयर भूमि के ये यहाँ जो फार्म मिलते हैं आपको बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों को आप अवश्य दिखा करें, जैसे कि आपका कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरी कृषि क्या है, इसकी हानि क्या है, रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों के कृषि के विकास में किस प्रकार मदद कर सकती है, और उद्धार कृषि का उद्देश्य क्या है, सुनहरा रेशा से अपराध क्या है, कॉफी का मुख्य उत्पादक। ठीक है, इस तरीके से। और कारण बताइए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से ये चीज़ें भी आप करते रहें और एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते रहें। एनसीईआरटी आपके सीटेट पास करने में एक बेस साबित होती है। और साथ ही साथ आपको, अब आपके पास समय कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना अवश्य शुरू करें। प्रैक्टिस उसे कहते हैं कि एक ही प्रश्न को कम से कम हम 3 बार अवश्य सॉल्व करें। ठीक है, एक प्रश्न हमारी आंखों के सामने से 3 बार अवश्य गुजर जाए। प्रैक्टिस उसे कहते हैं कि हम उस प्रश्न की जिसकी हमने प्रैक्टिस की है उसका हम सोते हुए भी आंसर दे सकें अगर हमसे कोई पूछ ले तो। ठीक है, ये नहीं है कि हमने प्रश्न को पढ़ लिया है लेकिन हमें उसका आंसर पेपर टाइम नहीं पता होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जमकर कीजिए। एक एक प्रैक्टिस सेट को आप 2-2 बार लगाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासें भी मिल रही हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ।